नमस्कार विद्यार्थियों। हम कर रहे हैं नेपोलियन बोनापार्ट पर 7वां व्याख्यान। विगत व्याख्यान में हम नेपोलियन बोनापार्ट की विदेश नीति की कादुयाल षड्यंत्र किया, यूरोप पर प्रभुता के जो उसके प्रयास थे, और उसके अंतर्गत अंत में हम चर्चा कर रहे थे महाद्वीपीय प्रणाली की, जिसमें नेपोलियन ने अंग्रेज की शक्ति को पहचानते हुए, इंग्लैंड की शक्ति को पहचानते हुए यूरोप में उसकी यानी कि इंग्लैंड की आर्थिक बंदी की थी। परंतु एक जबरदस्त चुनौती होते हुए भी इंग्लैंड विचलित नहीं हुआ और उसने इसका उत्तर ऑर्डर्स इन काउंसिल करके दिया। उसने नेपोलियन के उपयुक्त आदेश को मानने वाले देशों के बंदरगाहों की नाकेबंदी करके उनके जहाज़ों को जब्त करने तथा उनके साथ व्यापार बंद करने की चेतावनी दी। ये इंग्लैंड ने कर दिया। प्रत्युत्तर में नेपोलियन ने मिलान नगर से एक और आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि किसी भी देश का जहाज यदि इंग्लैंड के बंदरगाहों से होकर गुजरेगा तो उसे जब्त कर लिया जाएगा। महाद्वीपीय व्यवस्था नेपोलियन की अद्भुत सूझबूझ थी। उसका उद्देश्य इंग्लैंड के व्यापारिक प्रभुत्व को समाप्त करके फ्रांस को यूरोपीय व्यापार का केंद्र बनाना था। परंतु जैसा कि इतिहासकार हेजन ने लिखा है, इसके लिए उसे सर्वत्र और निरंतर लागू करना आवश्यक था। इस बात की आवश्यकता थी कि महाद्वीप में इंग्लैंड के माल का आना पूर्ण रूप से रोक दिया जाए। कोई भी ऐसा मार्ग नहीं रहे जहां होकर यूरोप में उसका प्रवेश हो सके। इंग्लैंड तभी हथियार डाल सकता था जबकि उसके सभी बाजार बंद हो जाएं। ये हेजन ने लिखा। इस तथ्य से नेपोलियन भी परिचित था और यही कारण था कि कदम पर कदम पर उसकी नीति और कार्य इससे प्रभावित हुए। परिणाम स्वरूप ऐसे युद्धों में वो उलझता गया, घातक युद्धों में, जिनकी वजह से अंत में सब कुछ गंवाना पड़ा। प्रथम कौंसल बनते ही नेपोलियन ने अपनी सत्ता को सुदृढ़ बनाने के लिए पोप के साथ समझौता किया था, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। कई वर्षों तक यह समझौता कायम भी रहा, परंतु कॉन्टिनेंट सिस्टम जो महाद्वीपीय प्रणाली हुआ, उसने समझौते में दरार पैदा कर दी। वस्तुतः पोप फ्रांस और इंग्लैंड के इस संघर्ष में स्वयं को तटस्थ रखना चाहता था, जबकि फ्रांस और इंग्लैंड दोनों ही यह चाहते थे कि जहां तक संभव हो सके यूरोप की कोई शक्ति तटस्थ ना रहे। जब पोप ने महाद्वीपीय व्यवस्था का पालन करने से इनकार कर दिया तो नेपोलियन ने पोप के राज्य को छीन लिया। प्रत्युत्तर में नेपोलियन ये जो कार्य हुआ नेपोलियन की तरफ से, पोप ने क्या किया? पोप ने ईसाई समाज से अपील करते हुए नेपोलियन को बहिष्कृत कर दिया और समस्त निष्ठावान ईसाइयों से उसके विरुद्ध धर्म युद्ध करने की अपील की। इस पर पता है विद्यार्थियों क्या हुआ? नेपोलियन ने पोप को बंदी बना लिया और कई वर्ष तक पोप बंदी अवस्था में रहा। परिणाम स्वरूप एक बार पुनः राजनीति में धर्म का जो है यूं कहें कि पुट लग गया और यूरोप का कैथोलिक समाज नेपोलियन का शत्रु बन गया और गुप्त रूप से
उसके विरोध में कार्य करने में जुट गया। अब हम बात करते हैं स्पेन की। स्पेन का राजा नेपोलियन के घनिष्ठ मित्रों में से एक था। उसने नेपोलियन को उसके युद्धों में जन, धन और सामग्री से सहयोग दिया था, परंतु साम्राज्य लोलुप नेपोलियन स्पेन को हड़पना चाहता था। नेपोलियन की इस नीति के पीछे एक अन्य कारण भी था। स्पेन का राजवंश भी बोर्बा वंश की शाखा थी, अर्थात फ्रांस के राजवंश की एक शाखा थी, और नेपोलियन बोर्बा वंश को पूरी तरह से समाप्त करना चाहता था। इसलिए उसने स्पेन के बोर्बा शासक राजवंश को समाप्त करने का निश्चय किया। परिस्थितियां भी उसके अनुकूल बन गई। स्पेन का राजा चार्ल्स चतुर्थ एक अयोग्य व्यक्ति था। उसकी रानी अनैतिकता में डूबी हुई थी और शासन की बागडोर रानी का एक प्रेमी था जिसका नाम था गोधा। गोधा के हाथ में थी। युवराज फर्डिनेंड भी भोगविलासी था, परंतु वह राजा, रानी और गोधा के विरुद्ध था। ये जो राज परिवार की आपसी फूट थी, इससे राज परिवार जनता में अलोकप्रिय हो गया, और इस अलोकप्रियता ने नेपोलियन का काम आसान कर दिया। इसके बाद उसने अपने भाई जोसेफ बोनापार्ट को स्पेन का सम्राट बना दिया। नेपोलियन के इस कार्य से स्पेन की जनता क्रोधित हो उठी। उसने नेपोलियन तथा उसके कठपुतले भाई जोसेफ के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन का ध्वज खड़ा कर दिया। 1808 में स्पेन के लोगों ने बेलोन नामक स्थान पर फ्रांसीसी सेना को पराजित कर दिया। जोसेफ, जो कि वहां का सम्राट बनाया, वो स्पेन छोड़कर भाग गया। स्पेन के राष्ट्रीय आंदोलन ने इंग्लैंड को यूरोप की राजनीति में दखल देने का, हस्तक्षेप करने का एक स्वर्णिम अवसर प्रदान किया, और इंग्लैंड ने उसका उपयोग किया। इंग्लैंड ने तत्कालीन स्पेनिश जनता की सहायता के लिए एक सेना स्पेन भेज दी। अगस्त 1808 में इंग्लैंड के सेनापति आर्थर वेलेज़ली, जो बाद में ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के नाम से प्रसिद्ध हुआ था, आर्थर वेलेज़ली ने विमरो के स्थान पर फ्रांसीसी सेना को पराजित किया और संपूर्ण पुर्तगाल को फ्रांस के आधिपत्य से स्वतंत्र कराने में सफलता प्राप्त की। इस पर नेपोलियन स्वयं फ्रांस पहुंचा और नेपोलियन स्वयं फ्रांस से स्पेन पहुंचा और उसने कई स्थानों पर स्पेन के लोगों को पराजित किया। जोसेफ को पुनः स्पेन के राज सिंहासन पर बैठाया। इसके बाद उसने अंग्रेजी सेना से मोर्चा लेने की सोची, परंतु इस समय ऑस्ट्रिया ने एक बार पुनः फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर डाली। अतः नेपोलियन सेना का उत्तरदायित्व मार्शल साल्ट को सौंपकर स्वयं फ्रांस लौट आया। अंग्रेज सेनापति मूर ने कोरूना नामक स्थान पर फ्रांस की सेना को, मार्शल साल्ट जो कि सेनापति, उसको बुरी तरह पराजित किया। इन घटनाओं से स्पेन के राष्ट्रीय आंदोलन को और अधिक बल मिला। नेपोलियन ने जनरल मैसिना के नेतृत्व में एक सेना और भेजी, परंतु इसको भी आर्थर वेलेज़ली के हाथों पराजित होना पड़ा। फिर भी मैसिना मैदान में डटा रहा। वेलेज़ली उसे स्पेन से खदेड़ने में
सफल नहीं हो पाया। इस प्रकार स्पेन को हड़प कर नेपोलियन ने एक भयंकर गलती कर दी। उसने स्पेन जैसे मित्र को कट्टर शत्रु बना लिया और स्पेन के राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए एक बहुत बड़ी सेना स्पेन में रखने के लिए विवश उसको नेपोलियन को होना पड़ा। इससे उसके प्रबल एवं प्रमुख शत्रु इंग्लैंड को यूरोपीय महाद्वीप में घुसने तथा स्थल युद्धों में फ्रांसीसी सेना को पराजित करने का अवसर मिल गया। क्योंकि इंग्लैंड ने स्पेनिश जनता का सहयोग किया था तो उनको स्पेनिश जनता का पूरा सहयोग उपलब्ध हो गया। इसीलिए प्राय कहा जाता है कि स्पेन नेपोलियन के लिए एक जहरीला फोड़ा सिद्ध हुआ। काफी समय बाद स्वयं नेपोलियन ने स्वीकार किया था कि स्पेन ही मेरे मुख्य विनाश का कारण था। मैं मानता हूं कि स्पेन के संबंध में मैंने बुरे ढंग से आचरण किया। अब स्पेन से वापस आकर नेपोलियन तेजी से बवेरिया पहुंचा और ऑस्ट्रियन सेनानायक आर्च ड्यूक को पराजित किया। परंतु कुछ दिनों बाद आर्च ड्यूक ने भयंकर युद्ध में, एस्पर्न का युद्ध था वो, नेपोलियन को पराजित कर दिया। काफी वर्षों बाद ऑस्ट्रियन सेना को फ्रांसीसी सेना को पराजित करने का यह गौरव मिला था। परंतु नेपोलियन इस पराजय से विचलित नहीं हुआ और जुलाई 1809 में उसने वाग्राम के युद्ध में ऑस्ट्रियन सेना को बुरी तरह से पराजित किया और ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना जा पहुंचा। अक्टूबर 1809, विद्यार्थियों सामने स्क्रीन पर 1890 है, इसको कृपा करके 1809 समझें, 1809 पढ़ें। अक्टूबर 1809 में ऑस्ट्रिया को एक बार पुनः नेपोलियन के साथ अपमानजनक इस हार के बाद संधि के लिए विवश होना पड़ा और ऑस्ट्रिया को अपने कुछ प्रदेशों से हाथ धोना पड़ा। ऑस्ट्रियन राजकुमारी मेरिया लुइसा का विवाह नेपोलियन के साथ करना पड़ा। नेपोलियन ने जोजेफाइन, जो कि उसकी पहली पत्नी थी, उसको तलाक दे दिया। अब हम बात करते हैं मॉस्को अभियान की। नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था ने रूस को भी फ्रांस का शत्रु बना दिया था। इसके अलावा कुछ अन्य कारण भी थे जिनकी वजह से दोनों देशों में मैत्री नहीं रही। पहला कारण रूस के सामंतों का फ्रांस के प्रति विरोध। फ्रांसीसी क्रांति ने उस देश के सामंतों का विशेषाधिकार तथा जागीरों से वंचित करके दीनहीन बना दिया था। इससे रूसी सामंतों को बड़ी ठेस पहुंची और वे अपने राजा पर फ्रांस विरोधी नीति अपनाने पर निरंतर दबाव डालते रहे। महाद्वीपीय व्यवस्था के कारण रूसी सामंतों को भी इंग्लैंड से आमोद प्रमोद तथा भोग विलास का सामान प्राप्त करने में बहुत कठिनाई आ रही थी। दूसरा कारण रूस का शासक, जिसको कि जार कहते हैं वहां पे राजा को, अलेक्जेंडर था, जार अलेक्जेंडर। उसे नेपोलियन की मैत्री से बहुत कुछ लाभ मिलना था, वह मिल चुका था। उसने फिनलैंड और डैन्यूब का क्षेत्र ले लिया था। अब और अधिक लाभ की आशा नहीं थी क्योंकि नेपोलियन ने रूस को कुस्तुनतुनिया न देने का विचार कर लिया था। अलेक्जेंडर को यह भी भय था कि कहीं नेपोलियन पोलैंड के राज्य का पुनरुद्धार न करे। इस स्थिति में उसे भी पोलैंड के अपने प्रदेशों से हाथ धोना पड़ सकता था। परंतु तनाव का मुख्य कारण महाद्वीपीय व्यवस्था ही थी।
जर्मनी में इस व्यवस्था को सख्ती के साथ लागू करने की दृष्टि से नेपोलियन ने ओल्डेनबुर्ग की डची को अपने अधिकार में ले लिया था। यहाँ का शासक जार अलेक्जेंडर का बहनोई था, अतः जार का रुष्ट होना स्वाभाविक था। इसके बाद नेपोलियन ने जार को भी सख्ती से महाद्वीपीय व्यवस्था पालन करने के लिए कहा, परंतु जार ने न केवल असंतोषजनक उत्तर ही भिजवाया, अपितु उसने तटस्थ देशों के जहाजों को रूसी बंदरगाहों पर आने के लिए सुविधाएं दे दी। इससे नेपोलियन क्रोधित हो उठा और उसने रूस पर आक्रमण करने का निश्चय किया। विद्यार्थियों, रूस के बारे में विख्यात था कि छोटी सेनाएं पराजित हो जाती हैं और बड़ी सेनाएं भूखों मर जाती हैं। नेपोलियन इस सत्य से भली भांति परिचित था। उसने एक 6 लाख सैनिकों की विशाल सेना तैयार की। इतनी बड़ी सेना के लिए आवश्यक सामान भी पर्याप्त मात्रा में ले लिया गया। मई 1812 जब सब तैयारियां पूरी हो गईं, 24 जून को अभियान शुरू हुआ। अपनी परंपरागत शैली के अनुसार रूसी सेना पीछे हटती गई। पीछे हटते समय रूसी लोग अपने खेतों एवं खलिहानों को जलाते गए ताकि शत्रु को अन्न और घास न मिल सके। 14 सितंबर को नेपोलियन 1812 को नेपोलियन मास्को पहुंच गया। 22 अक्टूबर तक वहीं रहा। अब तक उसको अधिक कठिनाई अथवा प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा था, परंतु अब रूस की कड़कड़ाती सर्दी ने उसके सैनिकों को मौत के आगोश में लेना शुरू कर दिया। घास के अभाव में सैकड़ों घोड़े मरने लगे। मास्को से वापस रवाना होते ही रूसियों ने फ्रांसीसियों पर पीछे से जोरदार आक्रमण कर दिया। हजारों सैनिक रोज मरने लगे। जो बचे थे उनको भरपेट भोजन नसीब नहीं हो रहा था। इस प्रकार उसे बहुत सी कठिनाइयां उठानी पड़ी और नेपोलियन अपनी विशाल सेना में से केवल 20,000 सैनिकों के साथ वापस लौट सका, अर्थात उसके 5,80,000 सैनिक मारे गए और जो घोड़े थे उनकी संख्या भी कोई कम नहीं थी। और इस अभियान में नेपोलियन को किसी प्रकार का लाभ नहीं हुआ। रूस के हाथों नेपोलियन की दुर्दशा की कहानी सुनकर दूसरे देशों में जोश उत्पन्न हो गया और नेपोलियन के विरुद्ध हथियार उठा लिए। मास्को अभियान के तुरंत बाद यूरोप की कुछ शक्तियों ने चौथी बार फ्रांस के विरुद्ध गुट बनाया, जिसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, प्रसा, रूस, ये इस गुट के जो हैं लोग, मतलब ये जो गुट था इसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, प्रशिया और रूस। इंग्लैंड के सेनापति जिसका नाम आर्थर वेलेज़ली था, जिसको ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के नाम से बाद में प्रसिद्ध हुआ। हम वेलिंगटन जब भी नाम लें तो आप समझना आर्थर वेलेज़ली। वेलिंगटन ने स्पेन में फ्रांसीसी सेनाओं को पराजित किया और राजधानी मैड्रिड पर अधिकार कर लिया। जोसेफ बोनापार्ट, जो कि सम्राट था, फिर से स्पेन छोड़कर भाग गया। उधर अक्टूबर 1830 में रूस, ऑस्ट्रिया और प्रसा ने मिलकर लिप्जिंग के युद्ध में नेपोलियन को बुरी तरह पराजित करके उसे राइन नदी के उस पार खदेड़ दिया। 4 दिन तक चलने वाला यह युद्ध राष्ट्रों का युद्ध, वॉर ऑफ नेशंस के नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद भी गुट के सदस्यों ने नेपोलियन को समझौते के लिए आमंत्रित किया था, परंतु नेपोलियन ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। तब रूस और पर्शिया की सेनाएं पेरिस में घुस गईं। नेपोलियन
इस सेना पराजित हुई और नेपोलियन को बंदी बना लिया गया। उसे सिंहासन से हटा दिया और एल्बा द्वीप में रहने के लिए भेज दिया, लेकिन उसकी सम्राट की पदवी को कायम रखा गया और एल्बा द्वीप का स्वतंत्र शासन भी उसे सौंप दिया गया। इस प्रकार नेपोलियन को पहली बार भयंकर पराजय और अपमान झेलना पड़ा। उसकी पत्नी मेरिया को इटली में पार्मा का राज्य प्रदान किया गया। अब विद्यार्थियों, बात आती है वाटरलू के युद्ध की, दुनिया का एक प्रसिद्ध युद्ध। देखिए, नेपोलियन की पराजय के बाद मित्र राष्ट्रों में बारबो वंश के जो मित्र राष्ट्र थे, उन्होंने बारबो वंश के जो लुई 18वां, बारबो वंश का लुई 18वां, उसको फ्रांस का शासक उन्होंने बना दिया और फ्रांस के साथ एक अस्थायी संधि कर ली, यानी कि लुई 18 के साथ में विस्तृत संधि का काम वियना कांग्रेस को सौंप दिया गया, जिसमें यूरोप के सभी प्रमुख देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। परंतु 1815 में फरवरी के महीने में नेपोलियन एल्बा द्वीप से भागकर फ्रांस पहुंच गया। सैनिकों और पेरिस की जनता ने उसका जोरदार स्वागत किया। लुई 18वां तुरंत फ्रांस छोड़कर बेल्जियम भाग गया जब उसको समाचार मिला कि नेपोलियन आ गया, और इधर फ्रांस में नेपोलियन को पुनः सम्राट बना दिया गया। जब मित्र राष्ट्रों को यह सूचना मिली तो उन्होंने तत्काल इसके विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। वेलिंगटन अपनी सेना के साथ पर्शियन सेनापति ब्लूचर से मिलने के लिए चल पड़ा। ऑस्ट्रियन सेना भी राइन की तरफ बढ़ने लगी। नेपोलियन ने अपने शत्रुओं को आपस में मिलने से पहले ही अलग अलग पराजित करने की योजना बनाई। सर्वप्रथम उसने ब्लूचर को पराजित किया। उधर उसके सेनापति ने वेलिंगटन को रोकने का एक असफल प्रयास किया। जून 1815 के दिन वाटरलू के मैदान पर नेपोलियन और वेलिंगटन के मध्य घमासान युद्ध हुआ। दोपहर के बाद वेलिंगटन की सेना पस्त होने लगी, परंतु ठीक समय पर पर्शियन सेनापति ब्लूचर अपनी सेना सहित युद्ध के मैदान पर जा पहुंचा, जिससे युद्ध का पासा पलट गया। अब नेपोलियन की सेना के पैर उखड़ गए और वह पराजित होती दिखाई दी। नेपोलियन वहां से पेरिस भाग गया, परंतु इस बार जनता ने उसका साथ नहीं दिया। नेपोलियन ने अमेरिका भागने की योजना बनाई, परंतु वह अंग्रेजों के हाथों पड़ गया। अंग्रेजों ने उसे बंदी बना लिया और सेंट हेलेना के द्वीप पर भेज दिया बंदी बना करके। वहां वो 6 वर्ष बंदी के रूप में रहा और 2821 में आधुनिक संसार के इस महान विजेता और रणकुशल सेना नायक की मृत्यु हो गई। उसी के साथ फ्रांस की क्रांति का अध्याय भी समाप्त हो गया। नेपोलियन इतना बड़ा सेनापति, इतना बड़ा योद्धा, लेकिन उत्थान के बाद पतन प्रकृति का एक शाश्वत नियम है। नेपोलियन बोनापार्ट भी इस नियम से अछूता नहीं था। एक सामान्य सैनिक से वह फ्रांस का सम्राट बन गया, परंतु वाटरलू के मैदान में उसे सम्राट पद तथा साम्राज्य दोनों से हाथ धोना पड़ा और एक बंदी की हैसियत से उसने अपने जीवन के शेष दिन व्यतीत किए। यदि हम उसके पतन के कारणों की बात करें तो नेपोलियन की महत्वाकांक्षा। विद्यार्थियों, नेपोलियन समूचे यूरोप को अपने अधिकार में ले लेना चाहता था। उसने लगभग 40 युद्ध लड़े और अधिकांश में सफलता मिली। इन सफलताओं में उसके सेना नायकों का भी विशेष योगदान रहा, परंतु
वह सभी सफलताओं का श्रेय स्वयं लेने का प्रयास करता रहा, जिससे उसके कई योग्य सेनानायक उससे दूर हो गए। दूसरी बात यह है कि नेपोलियन ने यह नहीं सोचा कि प्रत्येक युद्ध उसके लिए एक नया शत्रु पैदा करता है। इसके अलावा नेपोलियन निसंदेह एक शूरवीर था, सेना नायक था, असाधारण शक्ति, सैनिक योग्यता, परंतु आखिरकार वह भी एक मनुष्य था। ढलती उम्र के साथ वह अधिक मोटा और विलासप्रिय हो गया था। परिणाम स्वरूप परिश्रम एवं काम करने की शक्ति दिन प्रतिदिन कम होती जा रही थी। ऑस्ट्रिया की राजकुमारी के साथ विवाह करने के बाद वह प्रशासनिक कार्यों के प्रति उदासीन रहने लगा। जो नेपोलियन दिन रात काम करने और अपने मंत्रियों सलाहकारों के साथ घंटों मंत्रणा करने का अभ्यस्त था, अब वह प्रशासनिक कार्यों के लिए कुछ घंटे भी नहीं दे पा रहा था। उसमें बहुत सी चारित्रिक कमजोरियां भी थी। वह क्रोधी स्वभाव का था, जल्दी आवेश में आ जाता था। इसी कारण उसने विजित देशों के प्रति कभी उदार व्यवहार नहीं किया और अपने शत्रुओं की संख्या में वृद्धि करता चला गया। भाई भतीजावाद के चक्कर में भी वह फंसा रहा। उसने अपने एक भाई लुई को हॉलैंड का राजा बना दिया, दूसरे भाई जेरोम को वेस्टफेलिया का राजा बनाया, तीसरे भाई जोसेफ को स्पेन का राजा बना दिया। अपनी मां को उसने राजमाता की पदवी से विभूषित किया। अपने सौतेले पुत्र यूजेन को उत्तरी इटली का वायसराय नियुक्त किया। अपनी बहनों को भी पर्याप्त मान सम्मान दिलवाया। एलिस को लुक्का की राजकुमारी बनवा दिया। एक अन्य बहन कैरोलिन का विवाह अपने सेनापति मुरा के साथ किया और मुरा को नेपल्स का राजा बना दिया। इस प्रकार उसने अपने परिवार के लगभग सभी सदस्यों को उजागर कर दिया। क्रांति ने जिस निरंकुश राजतंत्र और सामंतवाद के विरुद्ध संघर्ष करके उसे फेंका था, उखाड़ फेंका था, नेपोलियन ने नए रूप में उसी निरंकुश राजतंत्र और सामंतवाद का निर्माण किया। इसके अलावा नेपोलियन अधिनायकवाद उसका वो जनप्रतिनिधि नहीं था। जो जो नेपोलियन की स्थिति सुदृढ़ होती गई, उसमें निरंकुशता आती गई और उसका अंतिम सोपान विद्यार्थियों अधिनायकवाद। निरंकुशता से जनता में भय और आतंक तो उत्पन्न किया जा सकता था, परंतु निष्ठा और समर्थन प्राप्त नहीं किया जा सकता है। फ्रांस के बाहर उसने मनमाने ढंग से पुराने राजवंशों और राज्यों का विघटन कर नए राज्य का निर्माण किया। फ्रांस के अंदर उसने स्थानीय संस्थाओं में निर्वाचन पद्धति को समाप्त कर दिया और निर्वाचित अधिकारियों के स्थान पर अपने विश्वस्त अधिकारियों को नियुक्त किया, जो केवल उसी के प्रति उत्तरदायी थे। इससे स्थानीय नागरिक और स्थानीय मामलों का प्रबंध करने की सुविधा, जो स्थानीय नागरिकों का जो कुछ उनका जो अधिकार था, वो उससे वो वंचित हो गए। यदि हम बात करें सैनिक दुर्बलताओं की, तो नेपोलियन का साम्राज्य उसके व्यक्तित्व और उसकी शक्ति पर आधारित था। जब तक उसके व्यक्तित्व में प्रतिभा विद्यमान रही, चमत्कार बना रहा, तब तक फ्रांसीसी और दूसरे लोग भी उससे दबते रहे। परंतु प्रतिभा एवं चमत्कार के लोप होते ही लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया। यही बात उसकी सैनिक शक्ति पर लागू होती है। सैनिक आधारित साम्राज्य भी तभी तक फलता फूलता है जब तक शक्ति मौजूद रहती है। शक्ति के नष्ट होते साम्राज्य नष्ट हो जाता है। नेपोलियन की सेना के सामने नेपोलियन एक आदर्श था। यदि इस बात को डिलीट करके मैं ये कहूं कि नेपोलियन की सेना के सामने एक आदर्श था, वो था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। उनके लिए लड़ रही थी। परंतु जब नेपोलियन ने इन आदर्शों की अवहेलना शुरू कर दी, तो उसकी सेना का क्रांतिकारी जोश समाप्त हो गया। अब उसमें एक निरंकुश शासक की सेना में मतलब हम यदि बात करें तो उसमें और एक निरंकुश शासन की सेना में कोई अंतर नहीं रह गया था।
इसी प्रकार शुरू में उसकी सेना राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत थी और दूसरे देश के लोग भी अपने निरंकुश शासन से मुक्ति करवाने के लिए उसकी सेना की ओर आशा लगाए बैठे थे। परंतु जब नेपोलियन ने अपनी सेनाओं को दूसरे देशों में रखना शुरू कर दिया, अपनी सेना का व्यय भी उनसे वसूल करने लगा, तो वे देश नेपोलियन के विरोधी हो गए। इस प्रकार जब नेपोलियन ने दूसरे देशों के निवासियों को भी अपनी सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया, तो उसकी सेना का राष्ट्रीय स्वरूप भी समाप्त हो गया। विद्यार्थियों, शुरू में प्रारंभ में जो नेपोलियन को सफलताएं मिली, उसका एक कारण उसके नए अस्त्र शस्त्र और रणनीति थी। वही धीरे धीरे दूसरे देशों ने तरीके अपना लिए, तो उसकी जो सैनिक श्रेष्ठता थी वो सामान्य हो गई। फिर नेपोलियन ने इतने अधिक युद्ध लड़े कि उसके अधिकांश योग्य एवं जो युवा सैनिक थे वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। वाटरलू के मैदान पर जिन सैनिकों के साथ वह अपने भाग्य को आजमा रहा था, उनकी औसतायु 15-16 वर्ष की थी। उनके पास अनुभव नहीं था। उसकी सैनिक निर्बलता ही अंत में उसका एक पतन का एक महत्वपूर्ण कारण सिद्ध हुई। इसके अलावा उसकी नौसेना जो थी वो स्थल सेना में तो वो ठीक था, मजबूत था, लेकिन उसकी नौसेना इंग्लैंड के मुकाबले, इंग्लैंड जो कि उसका प्रमुख और प्रबल शत्रु था, नौसेना भी उसकी कमजोर थी। महाद्वीपीय व्यवस्था जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं, उससे बहुत से जो उसके दोस्त थे, देश थे, वो उससे रुष्ट हो गए थे, वो उससे नाराज हो गए थे। पोप से शत्रुता भी हमने किया कि कैसे पोप ने उसके विरुद्ध एक धर्म युद्ध की अपील की। स्पेन के राष्ट्रीय आंदोलन की भी हमने चर्चा की कि स्पेन जो कि उसका मित्र था, उसको हड़पने के लिए उसने अपने भाई को वहाँ का सम्राट बना दिया और फिर स्पेन के लोगों ने आंदोलन किया। अब बात है फ्रांस की आर्थिक स्थिति। इसमें कोई संदेह नहीं कि नेपोलियन के आर्थिक सुधारों एवं विजित देशों से प्राप्त धन संपदा ने फ्रांस की आर्थिक स्थिति को सुधार दिया था। परंतु लगातार युद्धों एवं महाद्वीपीय व्यवस्था से फ्रांस की आर्थिक स्थिति पुनः डगमगा गई। नेपोलियन के राजसी ठाट-बाट ने भी राजकीय कोष को क्षति पहुंचाई और विवश होकर सरकार द्वारा जनता पर अनेक कर लगाए गए, जिससे जन असंतोष में वृद्धि हुई। इतिहासकार कैटलेबी लिखते हैं कि आर्थिक और सामाजिक चक्कर में निष्पेषित फ्रांस की जनता इतनी क्षुब्ध और अधीर हो गई थी कि चारों तरफ विद्रोह की भावनाएं जागृत हो उठी। युद्ध के व्यय की पूर्ति के लिए जनता पर अनेक कर लगाए गए, जिसके परिणाम स्वरूप उनमें असंतोष एवं विद्रोह की भावना अधिक बलवती होती गई। तो विद्यार्थियों, ये बहुत सी बातें थी जिनके कारण नेपोलियन का उदय हुआ और उसका पतन हुआ। नेपोलियन बोनापार्ट की यदि हम मूल्यांकन की बात करें तो वो फ्रांस की क्रांति की एक अमूल्य देन था। उसने अपने जीवन के उदाहरण से यह सिद्ध कर दिया था कि प्रखर मानसिक बुद्धि, राजनीति, व्यवहार, रणकौशल तथा शासन कला केवल कुलीन वर्ग में उत्पन्न व्यक्तियों की बपौती नहीं है। वास्तव में वह सीमित अर्थ में क्रांति का शिशु था। फ्रांस और यूरोप को उसकी देन रही। उसने फ्रांस के साम्राज्य का विस्तार किया, एक ऐसा साम्राज्य जिसकी क्षमता किसी भी फ्रांसीसी सम्राट का साम्राज्य नहीं कर सकता। उसने अपनी प्रतिभा और योग्यता के द्वारा पेरिस को यूरोपीय राजनीति का केंद्र बना दिया और उसका महत्व बहुत दिनों तक कायम रहा। पेरिस को यूरोप का सांस्कृतिक केंद्र बनाकर उसने फ्रांसीसियों की सौंदर्य और अहंकार की भावनाओं को तृप्त करने का प्रयत्न किया। फ्रांसीसियों के लिए उनकी योग्यता एवं प्रतिभा के अनुसार जीवन वृत्तियों के रोजगार के द्वार खोल दिए। उसने सभी व्यक्तियों को धर्म की उपासना की स्वतंत्रता प्रदान की। वह फ्रांस के लोगों को सामाजिक समानता
वह जानता था नेपोलियन कि फ्रांस के लोगों को सामाजिक समानता अधिक प्रिय थी, अतः उसने क्रांति द्वारा प्रदत्त सामाजिक और आर्थिक लाभों को कायम रखा। क्रांति काल में भूमि व्यवस्था में जो परिवर्तन किए गए उनको भी बनाए रखा। साथ ही जो सामंत फ्रांस छोड़कर भाग गए थे उन्हें आमंत्रित किया। नेपोलियन जितना बड़ा विजेता था उतना ही बड़ा कुशल प्रशासक भी था। यह ठीक है कि उसने एक ऐसे शासन की व्यवस्था की जो निरंकुशता में फ्रांस की पुरातन व्यवस्था से भी किसी प्रकार कम नहीं था। फिर भी उसकी शासन व्यवस्था में एक विशेषता थी, वह जन कल्याण का ध्यान रखता था। उसने सुधारों को क्रियान्वित किया, ऐसे सुधार जिससे फ्रांस की जनता का जीवन सुखी हो, समृद्ध हो। फ्रांसीसियों को स्वच्छ प्रशासन प्रदान करने का प्रयत्न किया, भ्रष्टाचार को दूर किया, योग्य व्यक्तियों के लिए सरकारी पदों को उन्मुक्त रखा, प्रशासन व्यवस्था को दलबंदी से मुक्त रखा। यह नेपोलियन की फ्रांस को बहुत बड़ी देन थी। उसने शिक्षा पद्धति में सुधार किया, उसे प्रोत्साहित किया और पेरिस के विश्वविद्यालयों को यूरोप के जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ थी उनके बराबर लाकर खड़ा कर दिया। यूरोप में जहाँ जहाँ भी नेपोलियन पहुंचा उसने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का प्रचार किया। विजित क्षेत्रों को निरंकुश और सामंती प्रथा से मुक्त किया और उसने अपनी जो बनाई हुई विधि संहिता थी उनको लागू किया। उन सभी क्षेत्रों से उसने दास प्रथा, अर्धदास प्रथा का उन्मूलन किया। धर्म के नाम पर होने वाली जातियों को बंद किया। उसने यूरोप के उन क्षेत्रों में सामाजिक समानता और प्रजातांत्रिक ज्यादतियों को बंद किया। नेपोलियन के शत्रु देश भी उसकी बातों को अपनाने लगे, किंतु यूरोप को नेपोलियन की सबसे बड़ी देन है राष्ट्रीयता की भावना। इस भावना को उसने दो तरह से उत्पन्न किया। पोलैंड आदि देशों में उसने जानबूझकर राष्ट्रीयता की भावना को उभारा, लेकिन स्पेन तथा जर्मनी में उसने अपनी निरंकुश सत्ता को आरोपित कर वहां के निवासियों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया। इटली और जर्मनी में उसने अनजाने ही एकीकरण के आंदोलन के बीज बो दिए। जर्मनी में उसने पवित्र रोमन साम्राज्य का अंत कर सैकड़ों जर्मन राज्यों को पड़ोस के बड़े जर्मन राज्य में मिलाकर एकीकरण की पृष्ठभूमि का निर्माण किया। इसी प्रकार उसने इटली के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। वस्तुतः उसे यूरोप का निर्माता कहा जा सकता है। विद्यार्थियों, इसमें संदेह नहीं कि नेपोलियन क्रांति का ही शिशु था। कम से कम बाहरी स्वरूप में उसने फ्रांस के गणतंत्र को कायम रखा था। क्रांति के समय की भारी उथल पुथल के फलस्वरूप ही वह फ्रांस के राजनीतिक रंगमंच पर आया था। वह भी अच्छी तरह जानता था कि जनतांत्रिक पद्धति की विशेषताओं और सैनिक अभियानों की सफलता के कारण ही पूरा यूरोप फ्रांस के सामने थरथरा गया था। बोनापार्ट क्रांति के इस पहलू को कायम रखना चाहता था। लोगों की राजनीतिक स्वतंत्रता भले ही चली जाए, किंतु सामाजिक समानता आवश्यक थी। फलस्वरूप नई व्यवस्था में योग्यता के अलावा उन्नति का दूसरा मार्ग नहीं था, परंतु साम्राज्य कायम करके वह क्रांति के सिद्धांतों से बहुत दूर चला गया। यही बात उसके पतन का कारण बनी, उसके गौरवमयी जीवन का अंत हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद।